इसका पिछला सभी एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसने उसे नहीं देखा पहले जाकर उसको देख कर आओ, तब जाकर इसको देखना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि जितने हंटर इस घोस्ट सिटी में एंटर किए होते हैं वो सभी लोग रैंडमली सिटी के अलग अलग कोने में टेलीपोर्ट कर दिए गए हैं। और होस्ट सभी ऑडियंस को बता रहा होता है कि इसका मतलब सभी लोग अपने अपने टीममेट से बिछड़ गए हैं। और हम तो यही आशा करते हैं कि वो लोग जल्दी से अपने अपने सभी टीममेट को ढूंढ ले। अब इसी के साथ में कैमरा एक बी लेवल के हंटर की तरफ मुड़ जाती है, जो कि बंदा काफ़ी ज़्यादा डरा होता है क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा और थोड़ा सा डरावना जगह लग रहा होता है, इसीलिए वो डर गया होता है। उसको देखकर सभी ऑडियंस बातें कर रहे होते हैं कि एक बी लेवल का हंटर ट्रिपल एस रैंक के डंजन को चैलेंज करने का हिम्मत इसके पास कहाँ से आ गया। ऐसा कहा जाता है कि इस डंजन का अपना ही खुद का स्पेस रूल है। इसी तरह के कमेंट सभी लोग कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक ए लेवल का इविल स्पिरिट आ जाता है। वो एक एग्जीक्यूशनर होता है जो कि मरने के बाद में वो एक इविल स्पिरिट बन गया होता है और वो सभी लोगों को डराने लगा होता है। उसका डराने का ही काम होता है और वो लोगों का बॉडी पार्ट को जमा करना उसका काम होता है, जो कि उस हंटर से कहता है कि अपना एक बॉडी का पार्ट मुझको देकर चले जाओ, नहीं तो मरने से तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। अब ये सब सुनकर वो बी लेवल वाला हंटर बंदा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो इविल स्पिरिट उसका काम तमाम करके रख देता है और उस हंटर का लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व करने लगता है। जो देखकर होस्ट बताती है कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि इस डंजन के सभी इविल स्पिरिट लोगों का लाइफ स्पैन को ऑब्जर्व करके सर्वाइव कर रहे हैं। ये लोग किसी तरह के श्राप से श्रापित है, जिसके कारण वो लोग री इनकारनेट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इन्हें इंसानी दुनिया में ऐसे इसी तरह से रहना पड़ रहा है। ट्रिपल एस रैंक के डंजन का खतरा तो हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा ये खतरनाक निकला। अभी इसके बाद में दूसरे हंटर की तरफ कैमरा मुड़ जाती है, जिसके पास में एक फीमेल इविल स्पिरिट आ गई होती है, जो कि उससे कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये एक लेवल ए की होती है और इसका नाम प्रिंसेस इविल स्पिरिट होता है। जब वो जिंदा थी तब ये लड़की काफ़ी ज़्यादा काइंड और बिलव्ड प्रिंसेस हुआ करती थी, लेकिन जब सिटी केओस में डूब गया था तब वो बिट्रेड हो गई थी और ट्रेजिकली मारी गई थी। ये सवाल पूछती है और इसके चंगुल से बचकर निकलने के लिए अभी तक कोई भी सही जवाब का पता नहीं लगा पाया है। वो स्पिरिट इस बंदे से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। इसका जवाब वो हंटर काफ़ी ज़्यादा डरते हुए हाँ कह देता है। जो सुनकर वो प्रिंसेस उससे कहती है तो प्रूफ करो। ये बोलकर वो उसको कच्चा चबा जाती है। जो देखकर त्यानचेन अपना दुख जाहिर करते हुए कहती है कि ये सीन तो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लडी है। सिर्फ 3 मिनट में ही 300 हंटर में से 27 मारे गए हैं और ये डेथ रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो ऑब्जर्व करना जारी रखते हैं। शाओके कहता है कि उनके सेक्रीफाइस से हमने काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को भी ऑब्टेन कर लिया है। ये घोस्ट सिटी का पहला नाम डिवाइन गिफ्ट सिटी हुआ करता था और ये किंगडम का कैपिटल भी था, लेकिन एक टाइनिकल किंग के कारण सभी आम लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे, सफ़र गए थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी और दर्द का सामना उन लोगों को करना पड़ा था। इसलिए वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और सभी लोग मिलकर रॉयल फैमिली को ओवरथ्रो करके रख दिए थे। लेकिन उस टायरेंट किंग के मरने के बाद में किंग एक इविल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो सभी लोगों को श्राप दे दिया था कि मरने के बाद में सभी लोग इविल स्पिरिट बन जाएंगे और कभी भी री इनकारनेट कर ही नहीं पाएंगे। और टाइम के धाराओं में बहते हुए पूरा का पूरा सिटी इविल स्पिरिट में बदल गया है। उस किंग का इविल स्पिरिट ही शायद इस ट्रिपल एस रैंक के डंजन का बॉस हो सकता है। इस जगह का पुराना मास्टर होने के कारण शायद उसे पोर्टल के लोकेशन के बारे में पता हो सकता है। हमने ये क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और लाइफ स्टैम्प वाला इन्फॉर्मेशन सभी हंटर के चिप में ट्रांसमिट कर दिया है। हम ये देख सकते हैं कि बाकी के बचे हुए हंटर सभी इविल स्पिरिट से फाइट कर रहे हैं। अब इसी के साथ में फिर से कैमरा हंटर की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ पर इस बार ल्यू 13 को दिखाया जाता है। उसका लेवल अननोन होता है और वो बाइक इनफेंग का टीम का मेंबर होता है। 13 अपने आप को एक हॉस्पिटल के बेड पर टेलीपोर्ट हुआ पाता है और वहाँ पर काफ़ी सारा हॉस्पिटल के बेड पड़ा होता है, जिस पर काफ़ी सारे लाशें पड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक भूतिया नर्स इंजेक्शन लेकर आते हुए पूछती है कि इस मुर्दा घर का चाबी हेरा गया है, शायद मैंने गलती से इन्हीं किसी लाश में सिल दिया है, क्या तुम ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हो। इसका नाम क्रेजी नर्स होता है और ये भी लेवल 1 की भूतनी होती है। जब ये नर्स जिंदा थी तब ये एक डेडिकेटेड नर्स थी, लेकिन इंटरनल स्ट्राइक के बाद में पेशेंट का मौत की संख्या बढ़ते चला गया। अपने सभी पेशेंट को अपने सामने मरता उससे देखा नहीं गया, इसलिए वो अपना सैनिटी खोना शुरू कर दी थी
और खुद को इस मुर्दा घर में बंद करके रखने लगी थी और खुद को सभी मुर्दे के साथ में सीने लगी थी। उसके बारे में जानकर सभी ऑडियंस को उसके बारे में थोड़ा सा बुरा लगता है और 13 के बारे में कहने लगे होते हैं कि वो तो ये न्यूबी तो बहुत ही बड़ा मुसीबत में पड़ने वाला है। वहीं पर 13 उस नर्स से कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए एक छोटा सा मैटर है, जो सुनकर सभी ऑडियंस थोड़े से शॉक हो जाते हैं। वहीं पर 13 सभी कॉर्प्स की तरफ में बढ़ता है और कहता है कि हमें सिर्फ सभी कॉर्प्स को खोलकर देखना ही है ना। ये बोलकर वो सभी लाशों को काट काट कर खोल कर देखने लगा होता है और चाबी ढूंढने लगा होता है और सोचता है कि गॉड्स का 20 साल का बाद का परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये तो कुछ भी नहीं है। ये सोचकर वो सभी लाशों को खोल खोल कर देखता है और कहता है काफ़ी अजीब बात है, अभी तक चाबी क्यों नहीं मिला है। जो देखकर सभी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करने लगे होते हैं। तो वहीं पर उससे वो नर्स भी उल्टी करने लगी होती है। दूसरी तरफ में 13 को कुछ रियलाइज हो जाता है और वो नर्स की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि एक लाश तो अभी तक बचा हुआ है। जो सुनकर वो नर्स अब काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहने लगी होती है कि प्लीज़ मेरी तरफ मत आओ, मगर वो कुछ नहीं सुनता है और वो उसको भी काटना पीटना शुरू कर देता है। जो देखकर सभी लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर इविल स्पिरिट कौन है। तभी 13 को वो चाबी मिल जाता है जिसको लेकर वो खुद की तारीफ करने लगा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस मुर्दा घर में क्या इंटेलिजेंट क्लू छुपा हुआ है। वो सब परफॉर्मेंस देखकर उसके लाइव स्ट्रीम के सभी गॉड्स भी कमेंट कर रहे होते हैं कि प्लेनेट को कब्जा करने के बाद में कि हम लोग कैसे कैसे सभी लोगों को टॉर्चर करेंगे। वहीं पर 13 को वो सब परफॉर्म करते हुए देखकर तियान थोड़ी सी शर्मिंदा और ऑकवर्ड फील करते हुए कहती है कि मैं पब्लिक को क्लैरिफाई कर देती हूँ कि हमारा टीम परवर्टेड नहीं है, हम वॉर में सनी और पीस लविंग टीम है। शौके भी कहते हैं कि नेक्स्ट सीजन कुछ ज़्यादा ब्लडी है, इसलिए चलो दूसरे हंटर की तरफ चलते हैं। अब इसी के साथ में अगले सीन में ओ यंग ओफेंग को दिखाते हैं जिसके सामने में एक शॉर्ट मैन इविल स्पिरिट आ गया होता है, जो उससे कहता है कि तुम जरूर ईस्ट से होगे ना, मैंने अपने टाइम में तुम्हारे जैसे काफ़ी सारे कल्टिवेटर को मारा है, चलो अपना लाइफ स्पैन चुपचाप मुझे दे दो। वहीं पर ऊ फेंग इसका कोई भी जवाब ना देते हुए एक मशीन गन लेकर उस पर किसी तरह का मैजिक मिला रहा होता है और बंदूक चलाने वाला इंस्ट्रक्शन मैनुअल को भी पढ़ रहा होता है। जो देखकर सभी लोग कमेंट करने लगे होते हैं कि फिर से बाइक इन फेंग का टीम आ गया, एक सेकेंड आखिर ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल अभी क्यों पढ़ रहा है। तभी ऊ फेंग उस भूत से कहता है कि ब्रदर अब टाइम बदल गया है। ये बोलकर वो उस भूत को अपने मशीन गन से भून के रख देता है, मगर उससे उस भूत को कुछ नहीं होता है और वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये थोड़ा सा गन पाउडर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ये ब्लेड और फायर मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। ऊ फेंग कहता है क्या सच में ऐसी बात है। तभी उस भूत को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा होता है और वो गुब्बारा की तरह उसका बॉडी फूलने लगा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर मुझे इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है। ऊ फेंग कहता है क्योंकि मेरा मशीन गन भूतों को भगाने वाला तालिस्मान से कवर्ड था। ये बोलकर वो फिर से उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने कहा ना कि अब टाइम बदल गया है ब्रदर। ये बोलकर वो उसका काम तमाम करके रख देता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में बाइक इनफेंग को दिखाते हैं जिसका लेवल एस होता है। उसको देखकर सभी लोग बातें करने लगे होते हैं कि फाइनली बिग बॉस स्क्रीन पर आ ही गया। काफ़ी सारे ऑडियंस बाइक इनफेंग को लेकर उसी के बारे में कमेंट कर ही रहे होते हैं कि तभी होस्ट कहती है कि ये हमारा टीम का कैप्टन बाइक इनफेंग है, हमारा कैप्टन के पास में दुनिया का सबसे बेस्ट रेपुटेशन है, ये काइंड पीस लिविंग और जेंटल पर्सन है। चलो अब देखते हैं कि कैसे हमारा कैप्टन बाइक इनफेंग अपना विजडम और स्ट्रेटेजी का यूज करके डंजन को चैलेंज करता है। और तभी बाइक इनफेंग के पास में वही प्रिंसेस वाली इविल स्पिरिट आ जाती है और आकर उसको डराते हुए कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मगर उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही बाइक इनफेंग उसका मुंह को पकड़कर उसका माथा को पकड़कर उसको उठा देता है। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि एक सेकेंड आखिर यहाँ पर इविल स्पिरिट है कौन। वहीं पर बाइक इनफेंग उससे कहता है कि तुमको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जैसे कि तुम हमेशा पूछते रहती हो, आज मैं पूछना चाहता हूँ। मगर इससे अब वो प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि स्टूपिड ह्यूमन, इसका कीमत तुमको बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये बोलकर वो बाइक इनफेंग का लाइफ स्ट्रीम को ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है। जो देखकर सभी ऑडियंस कमेंट करने लगे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कैप्टन ये बच पाएगा,
लेकिन वहीं पर प्रिंसेस काफो जितना हैरानी से कहती है, एक सेकेंड, तुम्हारा लाइफ स्पैन आखिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इतना ज़्यादा ऑब्जर्व मैं कर ली हूँ लेकिन फिर भी ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो। ये बोलकर वो सोचता है कि अरे गधी कहीं का, डीमन किंग का लाइफ स्पैन तो इन्फानाइट है। ये बोलकर वो उसको उठाकर पटक देता है। उसको उठाकर पटक कर वो सोचता है कि ये ट्रिपल एस लेवल का डंजन तो एक इंडिपेंडेंट स्पेस फॉर्म कर लिया है, ये डीमन टावर के जुरिडिक्शन के अंदर में नहीं है। ये तो मुझे यानी कि डीमन किंग को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तो ट्रूली लॉलेस हो गया है। चलो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं इस डंजन को भी मैं रिक्लेम कर लेता हूँ, जिससे डीमन रेस का पावर बढ़ जाएगा। ये सोचकर वो फिर से उसके पास में जाकर उसका चूल पकड़कर उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझसे कुछ कीमत चुकवाने वाली थी। जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कमाल कमाल के कमेंट करने लगे होते हैं। तो वहीं पर वो इविल स्पिरिट वाला प्रिंसेस काफ़ी ज़्यादा अपना हाथ पैर पटकने लगी होती है, लेकिन जब कोई फ़ायदा नहीं होता है तब वो रोते हुए कहने लगी होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगी। डीमन किंग कहता है क्या सच में मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो चलो मुझे ये बताओ कि फर्मी पैराडॉक्स क्या है, गोल्ड बैच का कंजक्चर को कैसे प्रूव करेंगे, रियमन का हाइपोथेसिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब सुनकर प्रिंसेस कहती है कि इससे अच्छा तो मुझे मारी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेल, और इसी के साथ में ये एपिसोड को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर अभी तक आप लोग इसका पुराना पिछला सभी एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, पहले उसको जरूर देखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।